की लड़ाई बीजेपी हार रही है। अगर कल को नागालैंड में कुछ होता है, मणिपुर में कुछ हुआ है, तो देखिए हर जगह के रीजंस हिस्टोरिक होते हैं, लेकिन आप उनको उस समय कैसे एड्रेस करते हैं और आपके पब्लिक एक पॉस्चरिंग क्या रहती है, वो दोनों में बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर इस समय कमजोर नजर आ रहे हैं, वो डिसाइसिव नहीं नजर आ रहे। क्या कहेंगे इस पर समीर साहब? मणिपुर को लेकर जो माहौल बना उसमें बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है, ये संजीव जी का कहना है। देखिए मैं आपको 2014 के पहले ले जाना चाहता हूं। आप देखिए 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी की वहां पर क्या स्थिति थी, बहुत वीक थी भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट के अंदर। लेकिन 2014 में जब केंद्र में सरकार बनी, अमित शाह अध्यक्ष बने, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने लगातार नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों का दौरा किया। प्रधानमंत्री तो 9 साल में 40 बार से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट होकर आ गए। तो मुझे लग रहा है उसके बाद उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का गठन किया और उसमें हेमंता विश्व शर्मा को उसका संयोजक भी बनाया। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने संगठन लेवल पे बहुत वहां अच्छा काम किया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनको उसका फायदा मिलने वाला है। वो कह रहे हैं कि आज का इशू कैसे हैंडल किया, सवाल ये है। हाँ, ये जरूर ठीक है, पुरानी समस्या है दोनों समुदायों के बीच जो चली आ रही है लंबे समय से, उसमें जरूर थोड़ी सी पार्टी से चूक हुई। इस बात को मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार को इसके अंदर दखल देना था। और अमित शाह खुद वहां 3 दिन रह के आए, उसके बाद उन्होंने सर्वदलीय बैठक करी, इसके सबसे चर्चा करी इसके अंदर। ठीक है, प्रधानमंत्री वक्तव्य का मांग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अमित शाह खुद राज्यसभा में उन्होंने लिख दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा, लोकसभा में उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखा कि भाई हम चर्चा करना चाहते हैं, आप संसद में चर्चा कीजिए, मैं जवाब दूंगा। तो मुझे लग रहा है विपक्ष को भी थोड़ा बड़ा मन रख के गृह मंत्री की बात सुनना चाहिए थी और संसद को चलने देना। अब सवाल हमारे सामने ये भी है कि ये मणिपुर का ही मूड है या पूरे उत्तर पूर्व में इसका ये मूड, ऐसा ही मूड दिखाई दे रहा है? आगे जब सीटें खुलेंगी और राज्यों की तो आपको पता चलेगा। जी संजीव जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, बस मैं यही कह रहा था कि मैं मेरे साथी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पिछली कई दशकों में जिस तरह से एक फोकस रहा है बीजेपी की सरकार का, मैं खुद 1-2 बार नॉर्थ ईस्ट की फ्लाइट्स में सेंट्रल मिनिस्टर्स, एक बार निर्मला सीतारमन थी उसी फ्लाइट में, तो वो बता रही थी, आज से 4-5 साल पहले की बात है हालांकि, कि भाई एवरी वीक या फोर्टनाइट उनको अपने सैटरडे संडे वीकेंड्स किसी न किसी स्टेट में जाना होता है। और नॉर्थ ईस्ट पे बहुत जबरदस्त फोकस रहा है, इससे कोई पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रस्ट भी रहा है बीजेपी का। लेकिन मणिपुर के मामले में एकदम ऐसे क्यों चारों खाने चित दिख रही है? और अमित शाह जी का प्रपोजल है कि हमसे बात कर लीजिए, मेरा वक्तव्य सुन लीजिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो देश के क्या दुनिया के बेहतरीन ओरेटर बताते हैं उनके समर्थक, वो अपना इस पे मुंह खोलने से, इत्मीनान से क्यों कतरा रहे हैं, ये भी समझ से थोड़ा परे है। अरे जनता इस पर क्या सोचती है वो मैं पूछूं उससे पहले राशिद जी भी कुछ जोड़ रहे थे इसमें। जी अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, देखिए ये तर्क कि वो कितनी बार गए, 40 बार गए, 9 साल बहुत ज्यादा होते हैं, अतीत की हम बात करना मतलब बिल्कुल बेईमानी है। ये बड़ा लचर तरीके का तर्क है। बात ये, जैसे गालिब ने कहा था, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। वहां पर मरहम रखने की जरूरत है, राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, कड़े मतलब उसकी बात है। व्यक्ति क्या सदन में क्या बयान दे सकते नहीं दे सकते, ये बिल्कुल हल्की बात है। बात सबसे पहली ये है कि वहां जो इस तरीके का एक पूरा एथनिक क्लिंजिंग का मामला आ रहा है, उस पर सरकार ने क्या किया? जितनी बार गए उससे क्या फायदा होगा? जितने घंटे मीटिंग की उससे क्या फायदा हुआ? हम तो आउटकम यहां जानना चाहते हैं। ठीक, क्या मणिपुर से नरेंद्र मोदी की स्ट्रांग लीडर की, फैसले लेने वाली लीडर को कुछ चोट पहुंची? हर्षवर्धन जी। नहीं, परसेप्शन के तौर पर निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिस तरह से उनका व्यवहार रहता है, जिस तरह से वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर दिखते हैं, मणिपुर को लेकर परसेप्शन गड़बड़ हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में भी लगातार इससे भी बुरे घटनाक्रम हुए हैं। यहां अगर 2 ट्राइब्स एक दूसरे के सामने हैं, तो बंगाल में पहली बार देश में हुआ कि किसी राज्य के विधानसभा चुनाव के बाद वहां के लोगों को छोड़कर दूसरे राज्य में भागकर जाना पड़ा। अभी हुए पंचायत चुनाव में जो जीत गया, लड़ा और जीत गया, उसके बाद उसको अपने घर लौटने में 3 दिन लगे, जंगल में रुका वो। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने राज्यों की घटना पर उस तरह से बात नहीं की। हां, अगर आप कहेंगे नेता के तौर पर, मुझे भी लगता है कि उनको बात रखनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वहां उन्हीं की पार्टी की सरकार है। और यहां एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप कह रहे हैं कि बीरेन सिंह की सरकार है, यह सरकार के निर्णय से नहीं हुआ, न राज्य न केंद्र,
ना वहां कोई ऐसी घटना किसी राजनीतिक दल की हुई। ये उच्च न्यायालय का एक निर्णय आता है, यहां जवाबदेही बीरेन्द्र सिंह की बनती है कि वो क्यों नहीं इसको संभाल पाए और अभी भी क्यों नहीं संभला, जिस पर प्रधानमंत्री को देश सुनना चाहता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। चलिए, तो मणिपुर को लेकर के जो सर्वे में लोगों की राय दिखी है वो बीजेपी के लिए कोई बेहतर राय नहीं है। दोनों राज्य मणिपुर की कांग्रेस पार्टी जीत सकती है अगर आज चुनाव हो जाए, ये हमें वहां की आवाज सुनाई देती है, हमारे सर्वे का नतीजा है। एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उत्तर पूर्व के सबसे बड़े राज्य की, असम की, जहां के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बोलने में कहीं पीछे नहीं है, माहौल बनाने में कहीं पीछे नहीं है, और उनकी बाइनरी वाली पॉलिटिक्स चलती है और वो ठोक कर वो बातें कहते हैं और वो राजनीति करते हैं। लेकिन क्या आसाम में बीजेपी का करिश्मा बरकरार है? उत्तर पूर्व के बाकी राज्य क्या कहते हैं? और जब आप इन सब राज्यों को जोड़ देते हैं तो पूरे राष्ट्र की छवि में, पूरे राष्ट्र के आंकड़ों में इसका 25 सीटों का योगदान है, बड़ा योगदान है। और आज की बीजेपी, जो खासकर बीजेपी है, वो तो